Good evening, everybody, and welcome to Creatrix Channel, my dear friends. We are here, we are live with another lecture of Power System, लक्ष्य गेट 2022 बैच। तो बेटा पावर सिस्टम के आखिरी पड़ाव पे हम लोग आ गए हैं और आज हम बात करेंगे अदर पावर प्लांट्स की, यानी हम ये बात करेंगे और कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, उनके क्या कंपोनेंट्स हैं, इस बारे में बात करेंगे। अभी तक 3 मैं कवर कर चुका हूं, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर। अब बाकियों के बारे में बात करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. नाउ माई डियर फ्रेंड्स, ये तो आप लोग मेरे बारे में जानते ही हो, बट बेटा व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि आप लोगों के लिए दिन रात अनअकैडमी नए नए और टॉप एजुकेटर्स को लेके आता है ताकि आप तक फ्री एजुकेशन बेस्ट फॉर्म में पहुंचाई जा सके। और जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं भी हैं वो भी एक बार के लिए इमेजिन कर पाए कि वो लोग भी एक बेहतरीन रैंक ला सकते हैं, और ऐसा मुमकिन सिर्फ और सिर्फ करता है अनअकैडमी। अब इसके साथ साथ यार हमारे फ्री इनिशिएटिव जो हैं YouTube के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पे भी मिलते हैं। तो आप लोग ना ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, फिर किसी भी फ्री इनिशिएटिव को एक्सेस करने के लिए कोड लगा देना अंकित ESE। अब देखो यार, इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आते हो तो आपको क्या मिलेगा? इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर का लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स, और कंटेंट के नाम पे मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक। इनमें अगर कहीं डाउट रह गया तो डाउट भी क्लियर किया जाएगा, और एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस मिल जाएंगे, बार बार पेमेंट की जरूरत नहीं है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, सेमेस्टर, इंटरव्यू, PSU, AE। और कोई बैच या क्लास छूट गई तो यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड। लेकिन इससे भी जो अगर आगे जाना चाहते हो देन गो विद आइकॉनिक। ये सब आइकॉनिक में मिलेगा, साथ ही मिलेगा एक पर्सनल कोच जो कि है गेट और ESE रैंकर। वो आपको गाइड करेगा डेली बेसिस पे कि कैसे तैयारी करना है। जब जब आप कहीं पे अटकोगे, फंसोगे, आपका हाथ थाम के आपको निकाला जाएगा। टीचर्स आपको पर्सनली गाइड करते हैं स्टडी बूस्टर सेशन में। इवन आपके टेस्ट का भी सेपरेट एनालिसिस आपको दिया जाता है, जहां आपको बताया जाता है आपकी खूबियां और खामियां। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलता है और एक डेडिकेटेड टीम मिलती है जो कि आपका डाउट इमीडिएटली आंसर करती है। अब देखो, अगर यहाँ पे आप कोड लगाते हो ना मेरे भाई अंकित ESE, तो पहले तो सब्सक्रिप्शन इतना अमेजिंग, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, आपको मिल जाता है 10% का डिस्काउंट। इसके अलावा आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सर यूट्यूब के होते हुए प्लस की क्या जरूरत, तो बेटा प्लस पे आपको ना एक सीरियस एनवायरनमेंट मिलेगा, रेगुलरिटी मिलेगी, रोज आपको नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे डेली के, और आपको एक बच्चों का एक ऐसा ग्रुप मिलेगा जो कि सीरियसली सब रैंक निकालना चाहते हैं। अब इस ग्रुप के साथ जब आप डेली बेसिस पे compete करते हो तो आपकी ग्रोथ होना कंपलसरी होता है। वहीं YouTube एक ओपन प्लेटफॉर्म होने की वजह से सबके लिए एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी अटेंड करते हैं विच आर नॉट सीरियस इनफ, तो वो स्पैम करते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेक्चर की क्वालिटी बिगाड़ते हैं। इसीलिए व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कम टू प्लस एंड एक्सपीरियंस व्हाट एक्चुअली लर्निंग इज। तो वहां आपको समझ आएगा कंसेप्ट किस लेवल पे सीखा जा सकता है। अब यार जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते सब्सक्रिप्शन, उनके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट लेके आ रहा है इस संडे, यानी कल 11 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। तो आप लोग इसका हिस्सा बनिए। इसके लिए अनअकैडमी ऐप पे टेस्ट में जाके कॉम्बैट पे एनरोल कीजिए और वहां कोड लगा देना अंकित ESE। अब हमारा ये नया बैच स्टार्ट हुआ यार, जिसके अंदर हमारा एनालॉग चल रहा है अभी सुबह 7 बजे। 31 तारीख से रात को 8:30 बजे विशाल सर कंट्रोल लेके आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएं। इसके अलावा अंकित ESE कोड से अगर आते हो बेटा तो 1 ईयर फीस होगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर्स 39,600। 2 ईयर के लिए जाना पर मंथ कॉस्ट विल बी मिनिमम, और आप विदाउट इंटरेस्ट EMI पे भी ले सकते हैं। इसके अलावा अंकित ESE से आइकॉनिक 1 ईयर का आपका कितना होगा? 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन गो विद 2 ईयर, आपका पर मंथ कॉस्ट मिनिमम रहेगा और आप विदाउट इंटरेस्ट EMI पे भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो यार, तो आ जाते हैं हम लोग आज अदर पावर प्लांट्स पे। दैट इज दी फर्स्ट आज ले रहा हूं गैस टरबाइन पावर प्लांट।
बेटा जितेंद्र, मैं सारी पीडीएफ कल डाल दूंगा बेटा, आज पावर सिस्टम खत्म हो जाएगा, यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट की आज बात करते हैं। अब गैस टरबाइन पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, नाम से समझ आ रहा है, गैस टरबाइन इज यूज्ड एज अ प्राइम मूवर फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ठीक है। अब हमने थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या किया था, हमने फ्यूल को कंबस्ट किया था, उससे पानी को उबाला था, पानी को स्टीम बनाया था और उस स्टीम से हमने टरबाइन को चलाया था। बेटा मैं आपको बता देता हूं वीडियो बुक को क्या हुआ है, वीडियो बुक थोड़ी सी बीमार हो गई है, उसका इलाज चल रहा है, जैसे ही इलाज हो जाएगा दोबारा आपको दिखेगी। चलो बेटा कौन क्या बोल रहा है इस समय, तुम उलझे रहो और मुझे पढ़ाने दो, है ना। तो थर्मल पावर प्लांट में हमने पानी को गर्म करके स्टीम बनाया, स्टीम से हमने टरबाइन चलाया। लेकिन बेटा यहां ऐसा नहीं करते, यहां पे डायरेक्टली जो कंबशन से गैस पैदा होती है उसी से प्राइम मूवर को चलाया जाता है। समझ रहे हो, जो गैस पैदा होती है उसी से प्राइम मूवर यानी टरबाइन को रन करते हैं। तो यहां पे वर्किंग गैस एक्सपैंड्स एंड हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर ये टरबाइन को रोटेट कराते हैं, जिससे शाफ्ट आपका रोटेट करता है। यहां पे देखो गैस टरबाइन की एफिशिएंसी का फिगर याद रखना, 32 से 38%, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द गैस टरबाइन। अब स्कीमेटिक पे आते हैं, देखो जरा स्कीमेटिक अगर देखें, देखो यहां पे फ्यूल ऑयल आया, ऑयल का आपने कंबशन किया, ऑयल के कंबशन से जो गैसेस निकली वो गैसेस आपने कहां भेजी, वो गैस आपने भेजी गैस टरबाइन पे। टरबाइन ने चलाया ऑल्टरनेटर को, ऑल्टरनेटर से क्या मिल गया आपको, ऑल्टरनेटर से मिल गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहां पे जो गैसेस वेस्ट गैसेस हैं, जो गैसेस यूज हो चुकी हैं, वो आपको एग्जॉस्ट करनी पड़ेंगी, यानी कि बाहर निकालनी पड़ेंगी, बाहर निकालनी पड़ेंगी। अब यहां पे देखो कंबशन के लिए ऑयल के साथ साथ और क्या लगता है, एयर। आप लोग जानते हो बिना एयर या ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता, इसीलिए एयर जो आप एटमॉस्फेयर से लोगे उसे फिल्टर करके फिर कंबशन चेंबर में डाला जाएगा। एटमॉस्फेयर से आने वाली एयर उससे हम कंबशन चेंबर में डालेंगे। अब देखो वर्किंग कंप्रेसर यूज्ड इन गैस टरबाइन, कंप्रेसर इज ऑफ रोटरी टाइप, यानी रोटेटिंग कंप्रेसर है, वो रोटेट कर करके गैस को कंप्रेस करेगा, तब वो उसको कंबशन चेंबर में डालेगा। फिल्टर रिमूव्स द डस्ट फ्रॉम एयर इनटेक, ये तो ऑब्वियस है, फिल्टर डस्ट निकालेगा। कंबशन चेंबर हैज अ चेंबर इन विच एयर इज इंजेक्टेड, फ्यूल इज इंजेक्टेड, बर्न्ट इन स्ट्रीम ऑफ एयर सप्लाइड। सिंपल सी बात है, कंबशन में क्या करोगे, एयर की प्रेजेंस में फ्यूल का कंबशन करोगे। गैसेस ऑफ कंबशन पास ओवर टरबाइन ब्लेड एक्सपैंड एंड रिजल्ट इन रोटेशन, एक्सपैंड एंड रिजल्ट इन रोटेशन, तो रोटेट कराती हैं। ऑल्टरनेटर जो टरबाइन से जुड़ा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है। तो भाई ये जो मैंने आपको सारे स्टेप बताए हैं, सारे स्टेप 1 बाय 1 लिख दिए गए हैं ताकि आपके पास नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल रहे। अब फ्यूल कौन से यूज होते हैं, तो देखो यहां पे जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है ना, ये मिनिमम मैटर होना चाहिए। मिनिमम मैटर का मतलब है इसके अंदर मिनिमम पार्टिकल्स होने चाहिए, वरना जब आप एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे तो पार्टिकल एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन पैदा करेंगे, तो दे मस्ट हैव मिनिमम पार्टिकल, ठीक है। तो यू कैन यूज कोल ऑफ पीट, कोल ऑफ पीट, लेकिन यहां आपको ऐश का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, ऐश का प्रॉब्लम आएगा। कैरोसिन ले सकते हो, डीजल ऑयल ले सकते हो, रेजिडुअल ऑयल ले सकते हो, बट इन सब का कॉस्ट हाई है। तो यहां पे आप नेचुरल गैस का यूज कर सकते हो, किसका, नेचुरल गैस का। तो सॉलिड फ्यूल भी हो सकता है, लिक्विड फ्यूल भी हो सकता है, गैसियस फ्यूल भी हो सकता है। आप तो जानते हो ना कि नेचुरल गैस बहुत सस्ती पड़ती है ना, सीएनजी पे जो चलाते हैं आजकल व्हीकल्स, दिल्ली के अंदर तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन मिनिमाइज करने के लिए, तो यू कैन यूज नेचुरल गैस। सिलेक्शन ऑफ साइट, अब देखो यार ये तो फैक्टर कॉमन होते हैं, लोड सेंटर से कितना दूर है उतनी लंबी वायर लगेगी, लैंड अवेलेबल है या नहीं, जमीन चाहिए, फ्यूल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, पॉपुलेटेड एरिया से थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, और टाइप ऑफ लैंड।
नितिन बेटा ये सब जनरल नॉलेज है, गैस टरबाइन बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है तो गूगल कर लिया करो, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है। मेरिट सिंपल है डिजाइन भैया, यहां ना तो बॉयलर चाहिए ना तो हीट एक्सचेंजर चाहिए, सीधे जो गैसेस बन रही है उन्हें टरबाइन पे छोड़ना है। रिलायबल है, ठीक है, वियर एंड टीयर नहीं होता है। लिबरेशन सिस्टम सिंपल है, गैस टरबाइन से एटमॉस्फेयर में छोड़ दो। क्लीन एग्जॉस्ट, ये डिपेंड करता है आप कौन सा फ्यूल जला रहे हो, एग्जॉस्ट क्लीन होगा अगर नेचुरल गैस यूज किया। कॉम्पैक्ट है, साइज ऑब्वियसली कम है, इनिशियल कॉस्ट कम है और स्टैंड बाय लॉसेस नहीं है। स्टैंड बाय मतलब जब ये खाली खड़ा रहेगा वर्किंग नहीं होगा तो भी इसके अंदर लॉसेस नहीं आएंगे। डीमेरिट्स, इसका आउटपुट कम होता है, एफिशिएंसी कम होती है और नॉइजी होता है। ये 3 तरह के इसके डीमेरिट्स आते हैं। आ जाओ अब अगले पे, ऐसे ही आज फटाफट चलेंगे। सोलर पावर प्लांट, आज के टाइम में यार मतलब इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू दी सोलर पावर। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं पायनियर हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इतनी तेजी से पुश कर रहे हैं जो शायद ही कोई और देश ऐसा कर रहा हो। बाकी देशों का सोलर पावर पे इतना फोकस नहीं है बेटा, लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जो इक्वेटर के पास पड़ता है, तो वी रिसीव सनशाइन फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ज्यादातर ईयर में हमारे पास सूरज की रोशनी अवेलेबल होती है जिसका हम मैक्सिमम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द सोलर पावर। अब सोलर देखो सन कितना एनर्जी रेडिएट करता है, देख रहे हो आप लोग मेगावाट में बात करते हुए 10 की पावर 20 मेगावाट की बात हो रही है। 10 की पावर 20 आएगा बेटा नितिन, डीजल भी आएगा। अगर 90% एनर्जी रिफ्लेक्शन में लॉस्ट भी हो गई तो उसका बेटा 10% भी बहुत ज्यादा है। 90% एनर्जी लॉस्ट होने के बावजूद आप ये सोचो इसका 10% कितना ज्यादा आएगा। 10%, इवन मैं कह रहा हूं आपने 1% भी यूज कर लिया तो भी बहुत बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो बेटा यहां पे व्हाट आई वुड से कि इतनी एनर्जी आप हार्नेस कर सकते हो, दिस मच एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब इतनी एनर्जी का मतलब है 17 मिलियन टन ऑफ कोल। सूरज से जितनी एनर्जी आप बना सकते हो दैट इज इक्विवेलेंट टू 17 मिलियन टन ऑफ कोल। रजत बेटा आप स्पेस वेक्टर पीडब्ल्यूएम का यूज कर सकते हो। चलो स्कीमेटिक एंड वर्किंग। अब क्या होता है, सूरज की जो रोशनी है बेटा सबसे पहले उसे कलेक्ट करना जरूरी है, उसे कलेक्ट करके फोकस करना जरूरी है, जिसके लिए लार्ज पैराबोलिक कलेक्टर का यूज किया जाता है। लार्ज पैराबोलिक कलेक्टर। अब ये जो सोलर एनर्जी है इससे फ्लूइड को हीट करो, इससे फ्लूइड को वापस क्या बना दो, स्टीम। और आगे तो भैया आपके बाएं हाथ का खेल है, एक बार स्टीम बन गई टरबाइन चला लो, टरबाइन चल गई तो जनरेटर तो पावर दे ही देगा। तो बेटा ये सोच लो हमारा एकमात्र ऑब्जेक्टिव क्या है पावर जनरेशन में, पानी उबालना, पानी उबालना। अभी अपने घर वालों को बताओगे वो कहेंगे बेटा, मम्मी कहेंगी हम तो गैस पे उबाल देते पानी, तुम कहां इतने बड़े बड़े सामान लगा रहे हो, ये लोग गैस पे उबल जाएगा पानी। तो यही है मतलब देसी तरीका है, पानी उबालेंगे टरबाइन चलाएंगे बिजली बनाएंगे, है ना। तो देखो यहां पे दिखाया है सोलर कलेक्टर है, सोलर कलेक्टर है जिससे कि हम हीट को किस में भेज रहे हैं, बॉयलर में। बॉयलर से क्या पैदा हो रही है, स्टीम पैदा हो रही है जिससे टरबाइन चल रही है। बॉयलर के अंदर हीट के साथ साथ बेटा पानी जाना भी तो जरूरी है। पानी कैसा जाएगा, फीड वाटर, फीड वाटर। और जो स्टीम पैदा होगी उसे कंडेंस करके क्या कर दोगे, वापस से पानी बना दोगे, ठीक है। रजत बेटा वो जो सोलर पैनल है ना वो अलग चीज है, सोलर पावर प्लांट नहीं हुआ वो। सोलर पैनल क्या होता है, सोलर पैनल आप एक छोटा सा अपने पर्सनल यूज के लिए भी लगा सकते हो, है ना। चलो क्या है, मेरा पैकेज कितना था बेटा, 10 से 11 लाख का। सोलर कलेक्टर, a solar collector absorbs the incident solar radiation and converts into useful heat energy, ठीक है। यही तो हम बोल रहे हैं, सोलर पैनल क्या करेगा, सोलर एनर्जी लेगा और उसे यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जिससे पानी गर्म कर लो, एयर गर्म कर लो, कोई गैस गर्म कर लो, ठीक है।
संजॉय बेटा ये तो जल्दी बताएंगे क्या स्टेप होगा। सरफेस ऑफ सोलर कलेक्टर शुड हैव हाई एब्जॉर्प्शन एंड लो एमिशन, हाई एब्जॉर्प्शन एंड लो एमिशन। ठीक है, सूरज की जो लाइट आ रही है ना, सूरज की जो किरणें गिर रही हैं, उसे वापस ना भेज दे, उसे अपने अंदर ले ताकि पानी गर्म कर पाए। देखो ये दिखाया ना, सनलाइट कलेक्ट हो रही है, सनलाइट कलेक्ट हो रही है और यहां पे वाटर टैंक में आप पानी को गर्म कर रहे हो। ठीक है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, जैसा आपने अभी बोला कि फ्लैट प्लेट का यूज होता है सर, रेक्टेंगुलर होता है। यहां पे बेटा जब आपको 100 डिग्री से कम का टेम्परेचर चाहिए तब आप क्या कर सकते हो, फ्लैट प्लेट का यूज कर सकते हो। सोलर में देखो पैराबोलिक क्यों यूज किया, पैराबोलिक क्या करता है ना, सारी लाइट को फोकस करा लेता है। जैसे आप बचपन में ऑप्टिक्स में कॉनकेव, कॉन्वेक्स ये सब सरफेस पढ़ते थे ना, पैराबोलिक का फायदा ये है कि वो कलेक्ट करता है। अच्छा आपने ये नहीं देखा जो आपका डिश एंटीना लगता है वो भी पैराबोलिक शेप का होता है, उस पे जितना भी सिग्नल आता है वो उसे रिफ्लेक्ट करके उसके आगे एक टॉर्च जैसी लगी रहती है ना, उसमें भेजता है, वो सिग्नल कलेक्टर होता है। तो पैराबोलिक इजीली फोकस कर पाता है किसी भी रे ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, लेकिन फ्लैट प्लेट वैसा नहीं करेगा। तो इसको वहां यूज करोगे जहां कम पावर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहां से आप लिक्विड को हीट कर सकते हो। पता है मैंने कहां पे, हाँ जब मैं बैंगलोर पहले रहता था ना 2013 में, तो हमारी छत पे लगा हुआ था सोलर वाटर हीटर। तो वहां एक सोलर पैनल था लंबा सा, उसके पीछे एक पानी की टंकी थी, तो जो भी हीट कलेक्ट होती थी वो उस पानी की टंकी में पानी को गर्म कर देता था। ठीक है, तो यहां पे प्रॉपर इंक्लिनेशन पे रखना है। जैसे मान लो मेरे सामने से ऐसे इधर से सूरज आ रहा है, तो ये जो है ना ऐसे रहना चाहिए इंक्लाइंड, ताकि सनरेज ऐसे गिरे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं, लेट मी टेक अ बुक। देखो जैसे हमने ऐसे रखा, ये मान लो ये सोलर पैनल है, इसमें रिफ्लेक्शन ही इतना आ रहा है, चलो ये मान लो सोलर पैनल है, हमने ऐसे रखा, तो इस पे ना सनलाइट जितना परपेंडिकुलर गिरेगी उतना हमको बेनिफिट है, जितना परपेंडिकुलर गिरेगी उतना हमको बेनिफिट है, इसीलिए इसको प्रॉपर एंगल पे रखना जरूरी है। ठीक है, तो इसको पानी गर्म करने में काम में ले सकते हो। सोलर वाटर हीटर्स आर वेरी वेरी पॉपुलर। ठीक है, स्पेस हीटिंग कर सकते हो, स्पेस कूलिंग, यानी स्पेस में भी बेटा जो आपको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सोलर से ही बनती है। आपने देखा नहीं है, बड़ी बड़ी सैटेलाइट दिखाते हैं स्पेस में, उनके साइड में ऐसे पैनल लगे रहते हैं, वो पूरे क्या है, सोलर पैनल ही तो हैं। तो यहां एफिशिएंसी कितनी होती है, कलेक्शन एफिशिएंसी, यानी कितनी हीट कलेक्ट करता है। तो अगर इस पे x अमाउंट ऑफ हीट गिरती है तो ये उसका 0.4 से 0.6x तक जमा कर लेता है। अभी भी बैंगलोर ही रहता हूं, लेकिन 2013 के बाद 2020 में आया हूं ना, 2013 से 14 रहा, फिर 2020 में आया। ठीक, अच्छा ये डायग्राम देख लेते हैं एक बार। देखो ये ग्लास कवर है, ऊपर से ग्लास कवर्ड रहता है जिससे सनलाइट पास होगी, अंदर कॉपर ट्यूब है, और फिर क्या है, एब्जॉर्बर प्लेट है, थर्मल इंसुलेशन है और एल्यूमिनियम केसिंग है। थर्मल इंसुलेशन इसलिए कि हीट इसके अंदर से ट्रैवल ना कर पाए, एब्जॉर्बर प्लेट जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी, और कॉपर ट्यूब जिसमें आप वाटर को हीट कर सकते हो। फोकसिंग और कंसंट्रेटिंग कलेक्टर, जैसा मैंने अभी बताया, देखो ये सनरेज जो गिर रही है ना, इनको कलेक्ट करना है आपको, तो ये रिफ्लेक्ट कर करके एक जगह फोकस कर दे रहा है। ये देखो ये जो पानी का पाइप है ना, तो यहां से जितना भी रिफ्लेक्शन हो रहा है इस सोलर पैनल से, वो सारा का सारा किस पे जा रहा है, पानी के पाइप पे। जैसे आपने अच्छा कभी बचपन में ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्या, अरे ब्लू कलर का तो होता है, उसके ऊपर ग्लास की कवरिंग दी जाती है। सुनो मेरी बात, कभी बचपन में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था उससे कागज जलाते थे, किया होगा ना, सूरज की किरणों को उस पर फोकस करके उससे कागज हम जला देते थे। तो बेसिकली आप वहां क्या कर रहे थे, सनलाइट को फोकस करके उस पेपर का टेम्परेचर रेज कर रहे थे। अब पानी के लिए भी तो हम यही कह रहे हैं कि आप सन रेज को एक जगह फोकस कर दो, वो है पानी के ट्यूब पे। ठीक है, टू अचीव टेम्परेचर्स हायर देन अचीवेबल बाय फ्लैट प्लेट कलेक्टर, फोकसिंग कलेक्टर आर यूज्ड। ठीक है, तो ये 100 से 200 डिग्री तक का आपको टेम्परेचर दे सकता है। इसको स्टीम इंजन और टरबाइन में भी यूज कर सकते हैं।
अब आप ये सोचो ना, 100 से नीचे टेम्परेचर पे पानी उबलता ही नहीं है, तो इसीलिए तो 100 से ज्यादा चाहिए स्टीम बनाने के लिए। तो वहां पे आपको क्या चाहिए, पैराबोलिक चाहिए, नॉट अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। अब यहां पे बेटा देखो, इनको रोटेट करना पड़ेगा सूरज के साथ साथ। यू हैव टू रोटेट इट विद द मोशन ऑफ सन। सन जैसे जैसे रोटेट करे, सन का मोशन हो, या ये सन तो मूव नहीं करेगा, अर्थ ही मूव करेगी, बट बेसिकली सूरज से जैसे जैसे आपका एंगल बदल रहा है वैसे वैसे इसे भी रोटेट करो। तो इसके अंदर ना सेंसर लगा देते हैं, ये ऑटोमेटिकली रोटेट करता है। इसको हम लोग रोटेट नहीं कराते हैं, हम लोग बस यहां पे क्या लगाते हैं, सेंसर लगाते हैं। ठीक है। अब बेटा देखो, अगर एक पॉइंट पे फोकस करा रहे हो, जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास में करते थे, तो 1000 डिग्री तक का भी टेम्परेचर मिल सकता है। ठीक है। जैसे देखो यहां तो आपने पूरे पाइप पे टकराया है ना, एक पॉइंट पे नहीं है। अगर एक पॉइंट पे टकराती रहती ना सूरज की किरणें, तो उस पॉइंट का टेम्परेचर आप 1000 डिग्री तक भी ले जा सकते थे। ड्रॉबैक क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया लो है। देखो बेटा, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्यों? इसका मतलब है अगर आपको एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो आपको बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, छोटे मोटे सोलर पैनल से काम नहीं चलेगा। फिर दिन के कुछ ही समय में चल सकता है, पूरे दिन तो नहीं सनलाइट मिलेगा। क्लाउडी या हेजी एटमॉस्फेरिक कंडीशन हुए तो कम हो जाएगा पावर जनरेशन, और एनर्जी को स्टोर भी करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ बैटरी, क्योंकि देखो सोलर एनर्जी डीसी होती है, तो आप इसको ना डायरेक्टली ग्रिड से नहीं जोड़ सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा बैटरी की फॉर्म में, फिर बैटरी को एसी में कन्वर्ट करके ग्रिड से जोड़ोगे। तो सोलर पावर नीड्स टू बी स्टोर्ड। अब आ जाते हैं विंड पावर जनरेटर पे। विंड पावर जनरेटर, तो देखो विंड्स आर कॉज्ड बाय सोलर हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर एंड दे कैरी एनॉर्मस एनर्जी। हवाएं चलती हैं जब एटमॉस्फेयर में गर्मी पैदा होती है, और इन हवाओं में बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। वो गाना नहीं सुना, ले जाएं मुझे हवाएं हवाएं हवाएं, ऐसा आता है ना, ले जाएं जाने कहां। तो वैसे ही तो बेटा ये जो हवाएं चलती हैं ना, ये आपकी टरबाइन को भी रोटेट कराती हैं। सही है। वो अच्छा तुमने मेरा कभी सिंगिंग टैलेंट नहीं देखा, वरना तुम क्लास आना छोड़ दोगे। मेरे घर वाले तो परेशान ही हैं। अब देखो, लेकिन यार ये जो हवाएं होती है ना, ये नॉन स्टेडी होती हैं, ये नॉन स्टेडी है, रिलाई नहीं कर सकते। हवा चली चली नहीं भी चली, कभी गर्मियों में रात में सो गए, पता चला बाहर सो गए और हवा ही नहीं चली, रात भर गर्मी में मच्छरों में परेशान हो गए। तो और दूसरी बात, यहां वाइड वेरिएशन होती है स्पीड और डायरेक्शन की। हो सकता है हवा एक दिशा में चले, हो सकता है दूसरी दिशा में चले, हो सकता है तेज चले, हो सकता है धीरे चले। तो भैया हवा का कोई भरोसा नहीं है। वाह रे वाह, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर मैं तुम्हें पावर प्लांट में समझाऊं, वाह रे। मतलब भाई सजेशन भी तो ऐसा लाया करो, ये कम है तुमने बोला कि सर सोलर पावर से सैटेलाइट कैसे चल रही है, वो समझा दो सर सैटेलाइट दिखा के। क्या करूं तुम लोगों का। चलो, विंड टरबाइन। विंड टरबाइन में क्या होता है, जैसे आप विंडमिल बनाते थे ना बचपन में, उसी का बड़ा वर्जन है। तो यहां पे विंडमिल में जो पंखे होते हैं, जो ये आपके ब्लेड्स होते हैं, इन पे जब हवा टकराती है तो ये ब्लेड घूमते हैं। अब गेस करो ये ब्लेड किससे जुड़ा होगा, बताओ किससे जुड़ा होगा। अरे भाई जनरेटर के शाफ्ट से, जनरेटर के शाफ्ट से जुड़ा होगा। जनरेटर का शाफ्ट घूमा तो बिजली पैदा हो गई, सिंपल है। देखो, ब्लोइंग विंड स्पिन्स द ब्लेड ऑन अ विंड टरबाइन, व्हेन ब्लोज अ पॉकेट ऑफ लो प्रेशर इज फॉर्म्ड ऑन द डाउन साइड एंड पुल्स द ब्लेड टुवर्ड्स इट। बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये बर्नौलीज इक्वेशन है। जब हवा ब्लेड के ऊपर और नीचे अलग अलग स्पीड से जाती है तो प्रेशर ऊपर और नीचे अलग अलग होता है। जब प्रेशर अलग अलग होगा तो उस पे फोर्स लगेगा। ऐसे सोचो, बर्नौलीज इक्वेशन ये कहता है, मान लो ये ब्लेड है, यहां से हवा गई एक वेलोसिटी से, नीचे से गई दूसरी वेलोसिटी। जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, और जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा। अरे बाप रे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रेशर जब अलग अलग होता है, प्रेशर जब अलग अलग होता है तो उससे होगा क्या, उससे बेटा आपका टरबाइन का ब्लेड रोटेट करता है, टरबाइन का ब्लेड रोटेट करता है। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, ये ब्लेड बहुत धीरे धीरे घूम रहे होते हैं।
अब ऑब्वियसली आपको जनरेटर के शाफ्ट को कितनी स्पीड पे घुमाना है, सिंक्रोनस स्पीड पे, यानी स्पीड को आपको चेंज करना पड़ेगा, जिसको आप करते हो बाय मींस ऑफ गियर। गियर क्या करता है, स्पीड को स्टेप अप या स्टेप डाउन, ठीक है। अब रोटेटिंग शाफ्ट जनरेटर को घुमाता है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है। अब दो तरह की विंड टरबाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। एक तो टरबाइन देखो यार, इसको रख देते हैं, बड़ा फ्रेजाइल पार्ट है। एक तो टरबाइन ऐसे देखो, ये वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस पे अगर ये टरबाइन ऐसे घूम रही है तो दैट इज वर्टिकल एक्सिस। एक ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल टरबाइन, ठीक है, इसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है आपकी तरफ, तो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। दो तरह की टरबाइन होती हैं। तो ये वाली कौन सी है बताओ, ये वाली कौन सी है जो फिगर में है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। तो देखो ये दिखा रखा है ना, ये रोटर है, ये क्या है, रोटर है आपका। रोटर के बाद ये गियर ड्राइव ट्रेन है, जिसके बाद जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है। मेन रोटर शाफ्ट एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर आर केप्ट एट द टॉप ऑफ द टावर एंड मस्ट बी पॉइंटेड टू द विंड। जनरेटर का शाफ्ट विंड की तरफ होना चाहिए। टरबाइन ब्लेड्स आर मेड स्टिफ सो दे आर नॉट पुश्ड इनटू द टावर, यानी कि भाई टरबाइन का ब्लेड ऐसा ना हो कि हवा के प्रेशर से ये ऐसे मुड़ के टावर में घुस जाए। समझ रहे हो ना, ब्लेड जैसे हल्के मटेरियल का बनाया, जैसे हमारा घर का पंखा होता है, वो बहुत पतला लेयर होता है, उस पर अगर प्रेशर लगाओगे ना तो वो बेंड हो जाएगा, बेंड होके सीधा टावर में ही घुस जाएगा। तो यहां पे बेटा टरबाइन्स यूज्ड इन विंड फार्म्स are used for commercial production of electrical energy and they are pointed to wind by computer controlled motor। जैसे अभी हमने सोलर में बोला ना कि सोलर कलेक्टर को साथ साथ घुमाना पड़ेगा सूरज के, सेम वे में यहां जैसे जैसे विंड की डायरेक्शन चेंज होगी, आपको अपने ब्लेड्स की डायरेक्शन भी बदलनी पड़ेगी। ब्लेड घूमते हैं 10.22 आरपीएम से, और 22 आरपीएम से जब स्पीड घूम जाती है 90 मीटर पर सेकेंड। जब हवा की स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड होगी ना, तब आपके ब्लेड घूमेंगे 22 आरपीएम से। यार वो सब कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट है रजत बेटा, वो मैकेनिक्स पे बेस्ड है, नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल। अब हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे देखो शाफ्ट वर्टिकल है, ये शाफ्ट हो गया ना, ये शाफ्ट आपका वर्टिकल है, इसके चारों तरफ ब्लेड रहेंगे, इसके चारों तरफ ब्लेड रहेंगे। तो यहां पे आपको ना विंड की तरफ पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, विंड की तरफ पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे विंड डायरेक्शन अगर वेरिएबल है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली ज्यादा फायदा देती है। तो यहां पे बेटा इट इज डिफिकल्ट टू माउंट वर्टिकल टरबाइन एट अ हाइट, सो दे आर माउंटेड नियर द बेस। तो बेटा आपने देखा भी होगा कई बार, जैसे छत हो गई, छत पे आपको ना वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन दिखेगी, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, सरफेस के पास ही होती है, इसको ऊंचा नहीं ले जा सकते, वरना ये जो शाफ्ट है ना, ये इसको जब ये रोटेट करेगी तो इसका इनर्शिया, इसका टॉर्क नहीं झेल पाएगा, इसीलिए इसको नीचे ही रखा जाता है, ऊंचाई पे नहीं ले जाते। अब आ जाओ भाई लास्ट पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट का यूज क्या होता है, स्टैंड बाय प्लांट होता है, पीक लोड प्लांट होता है, इमरजेंसी प्लांट, मोबाइल प्लांट, ठीक है। डीजल पावर प्लांट बेटा वही है, डीजल पावर प्लांट वही है जहां आपका घरों में जनरेटर नहीं देखा, घरों में जनरेटर नहीं देखा, बताओ घरों में जो जनरेटर होता है उसमें क्या होता है। तो बेटा सुमित यही तो हमने ड्रॉबैक लिखा था, विंड टरबाइन की जो पावर है वो कंटिन्यूटी नहीं देती है। विंड हो गया, सोलर हो गया, ये लोग सारा दिन 24 घंटे नहीं चल सकते, तो इनकी एनर्जी को या तो आप स्टोर करो, ऐसा करो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, घर में जो जनरेटर वगैरह लगाते हो, ऑफिस में जो लगते हैं, वो डीजल पे ही तो चलते हैं, वही डीजल इलेक्ट्रिक स्टेशन है, इसीलिए तो बोला मोबाइल। शादियों में देखा नहीं है, वो पीछे टेम्पो में चढ़ा के ले जाते हैं, और पीछे एक सिंगर गाना गा रहा होता है, बड़ा बेसुरा सा होता है, लेकिन वो गा जरूर रहा होता है, पूरा पूरा मतलब वो टैलेंट निकाल देता है वहां पे। और बारातियों को क्या, आधे से ज्यादा तो दारू पी के आते हैं, तो वो तो नाचते हैं, चाहे कोई भी गा ले, गाना बंद भी कर दोगे तो भी नाचेंगे। अब देखो कंपोनेंट क्या है, डीजल इंजन। डीजल इंजन ना प्राइम मूवर का काम करेगा, डीजल इंजन के अंदर डीजल की मदद से कंबशन कराया जाएगा। इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम, डीजल इंजन में भैया सप्लाई फ्यूल कैसे जाएगा, उसके लिए सप्लाई सिस्टम।
एयर इनटेक सिस्टम, जैसे बाइक में होता है ना, बाइक के अंदर कहते नहीं हो 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, तो वही इंजन चाहिए जिसमें कंबशन होता है फ्यूल का। फ्यूल के कंबशन के लिए आपको एयर भी चाहिए, तो एयर इनटेक सिस्टम होगा। एग्जॉस्ट होगा, बाइक से ही कंपेयर कर लो, बाइक में पीछे जो होता है वहां पे एग्जॉस्ट होता है ना। कूलिंग सिस्टम, ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, ये मोबिल ऑयल डालते हो। स्टार्टिंग सिस्टम, स्टार्ट करते हो किक मार के या फिर ऑटो स्टार्ट भी होता है। और जनरेटर। तो एक चीज सोचो, ये पूरी की पूरी बाइक का इंजन आपके लिए खोल दिया, सोचो तो खोल दिया ना पूरा का पूरा बाइक का इंजन, समझ रहे हो। डीजल इंजन चाहिए, उसके अंदर फ्यूल डालने के लिए इंजेक्शन सिस्टम चाहिए, उसके अंदर एयर का इनटेक सिस्टम चाहिए, एग्जॉस्ट निकालने का सिस्टम चाहिए, स्टार्टिंग के लिए एक स्टार्टिंग मैकेनिज्म चाहिए, जो ज्यादातर आज के टाइम में बैटरी से किया जाता है। हमारे जो ऑफिसेज में, घरों में भी जो जनरेटर होते हैं ना, वहां उसे स्टार्ट देने के लिए बैटरी यूज करते हैं। अब देखो स्कीमेटिक क्या है, स्कीमेटिक क्या है। फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से डे टैंक, डे टैंक का मतलब है टेम्परेरी स्टोरेज है, ये बड़ा स्टोरेज है और ये टेम्परेरी स्टोरेज है। आपने डे टैंक में फ्यूल डाला, उसने एयर लिया और डीजल इंजन में कंबशन हो गया। कंबशन के साथ साथ आपको ल्यूब्रिकेंट ऑयल देना पड़ेगा, क्योंकि बेटा पिस्टन होते हैं, तो पिस्टन की स्मूथ मूवमेंट के लिए ल्यूब ऑयल लगता है, और ल्यूब ऑयल के लिए आप ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल टैंक भी लगा सकते हो। ठीक है, यहां से साइलेंसर से आप एग्जॉस्ट से निकाल दोगे, आवाज नहीं होनी चाहिए जनरेटर में, और एग्जॉस्ट आप सर्ज टैंक के थ्रू कूलिंग टावर से निकालोगे। सर्ज टैंक और कूलिंग टावर का आप यूज करोगे। एग्जॉस्ट क्योंकि गर्म होता है, बाइक में तो थोड़ा ही एग्जॉस्ट पैदा होता है, यहां ज्यादा होगा। ठीक है, तो बेटा यहां पे डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए मैकेनिकल पावर जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है एक डीजल इंजन। यार देखो अभी मूड ऑफ मत करो धोनी मेरे भाई, पढ़ाने में आज बड़ा मजा आ रहा है, पढ़ा लेने दो, है ना। तो ये जो मैकेनिकल पावर है ये जनरेटर चलाने के काम में आती है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करेगा कौन, जनरेटर, वो डीजल जनरेटर ही तो है। अरे रजत तुमने बाइक की कभी ऐड नहीं देखी क्या, उसके अंदर पिस्टन चलते हुए दिखाते हैं। तो बेटा पिस्टन क्या करता है, पिस्टल बोल रहा हूं, पिस्टल तो जान ही लेती है। पिस्टन ना ऑयल को कंप्रेस करता है कंबशन के लिए, तो जब पिस्टन ऑयल को कंप्रेस करता है तो वो ऐसे ऊपर नीचे मूव करता है। अब पूरा इंजन तो देखो भाई, मैं मैकेनिकल वाला हूं नहीं जो पढ़ा पाऊं, जितना मैंने टीवी पे देखा बता रहा हूं, ऊपर नीचे मूव करता है, तो उसकी स्मूथ रोटेशन के लिए उसको चारों तरफ से घेरा मिलना चाहिए, किसका, ल्यूब्रिकेंट ऑयल का। ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ साइट, फिर देखो वही घिसी पिटी बात आ गई, नियर टू लोड सेंटर, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि कूलिंग टावर चाहिए, फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, फ्यूल ट्रांसपोर्ट, लोकल कंडीशन, नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस तो ये पैदा करेगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है भाई, सिंपल है, डिजाइन काफी सिंपल है, पोर्टेबल है, शादियों में भी यूज होता है, घरों में भी, क्विक स्टार्ट है, कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाता है, आपने देखा ही है। ठीक है, तो यहां पे इनको स्टार्ट और स्टॉप जब मर्जी आए तब कर सकते हो। कूलिंग भी काफी इजी है, कूलिंग इसका बहुत इजी होता है। इनिशियल कॉस्टिंग बाकी के सभी पावर प्लांट से कम है। थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा है कोल वाले से। यहां पे स्टाफ कम चाहिए, एक बंदा चाहिए बटन दबाने के लिए। ओवरऑल कॉस्ट काफी कम है स्टीम के मुकाबले, कॉस्टिंग इसकी काफी कम है स्टीम के मुकाबले। लेकिन अब नुकसान क्या होंगे भाई, नुकसान ये होंगे, कॉस्ट ऑफ डीजल इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू कोल, कोल से महंगा आता है। ठीक है, इसीलिए डीजल पावर प्लांट को बहुत ज्यादा नहीं चलाया जाता, इसके जगह इसको कब यूज करते हैं, पीक लोड पावर प्लांट की तरह, यानी जब इमरजेंसी हो जाए ना तभी चालू करो। घर में आप कभी जनरेटर चालू करके छोड़ते हो, नहीं छोड़ते क्योंकि खर्चा आएगा, आप तब चालू करते हो जब लाइट चली जाती है। तो ये स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट में ज्यादा देखा जाता है। कॉस्ट ऑफ ल्यूब्रिकेंट भी हाई होती है, बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और कौन पढ़ाएगा। मेंटेनेंस काफी कॉम्प्लेक्स होता है और कॉस्टिंग हाई हो जाती है। ठीक है, ओवरलोड में यार अच्छा काम नहीं करता, लंबे समय तक ओवरलोड नहीं कर सकते। ल्यूब्रिकेशन का कॉस्ट हाई है, मेंटेनेंस के चार्जेस भी हाई हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैटेगरीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस लोड पावर प्लांट, फटाफट
बेटा वो उसका मैकेनिज्म है, अब मैं उसका मैकेनिज्म चालू करने का थोड़ी ना तुमको पढ़ाऊंगा यहां पे। थैंक यू अंकित बेटा। चलो बनाओ इसको। इसमें से कौन से बेस लोड पावर प्लांट है, फटाफट, मैंने बताया था। सेम टू यू नितिन बेटा। बाकी कल तो मैं होली क्या मना पाऊंगा, कल का दिन तो मेरा बहुत हेक्टिक है, सुबह से रात तक पैक्ड है। परसों का मैंने लाइट रखा है। और अभी देखो कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहा आपके लिए ना, कुछ अब हटके करेंगे। 9:30 वाला स्लॉट मेरा खाली हो गया ना, तो इसमें आपके लिए कुछ नया करूंगा। अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा रहा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ टाइम बाद पढ़ाऊंगा। तो देखो न्यूक्लियर है बेस लोड, रन ऑफ रिवर है बेस लोड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ए। पंप स्टोरेज और डीजल, पंप स्टोरेज और डीजल क्या है, पीक लोड। बेटा ये लास्ट क्लास है पावर सिस्टम की, पीक लोड, ठीक है। चलो, डीजल पावर प्लांट इज मेनली यूज, फटाफट आंसर देते जाओ। डीजल पावर प्लांट इज मेनली यूज्ड एज, बहुत बढ़िया, डी, पीक एंड स्टैंड बाय। स्टैंड बाय माने अगर कोई आपका बैठ गया जनरेटर तो ये काम कर देगा, ठीक है। व्हाट डज हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर जनरेट्स, ठीक है। हीटिंग और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर क्या जनरेट करता है। चलो नया मत करना, मतलब हीटिंग और कूलिंग क्या जनरेट करता है एटमॉस्फेयर का। बताओ। ये करता है रेडिएशन करंट, हीट रेडिएशन से फ्लो करेगी ना, नहीं कन्वेक्शन से करेगी, सॉरी। एटमॉस्फेयर में तो कन्वेक्शन से जाएगी, तो आंसर विल बी सी, कन्वेक्शन। बहुत बढ़िया। द गैस टरबाइन पावर प्लांट यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल, जल्दी से बता दो। गैस वाला पावर प्लांट कौन सा फ्यूल यूज करता है, अभी बताया था। क्या यूज करता है, मेनली यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल, मेनली क्या करता है, डी, बहुत बढ़िया। नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम ये बी वाले हैं, ठीक है। चलो, और ये हो गया पावर सिस्टम समाप्त। अब बेटा देखो, अगर आप अंकित एएससी कोर्स से अनअकैडमी आते हो तो 1 ईयर फीस है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर्स 39,600। मैं सजेस्ट करूंगा 2 ईयर्स के लिए आ जाओ, विदाउट इंटरेस्ट ईएमआई मिल जाएगी, और इसके अलावा आपका पूरा सिलेबस कवरेज विद रिवीजन विद टेस्ट सब कुछ हो जाएगा। और आइकॉनिक पे जाओगे अंकित एएससी के साथ तो 1 ईयर फीस होगा 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन ईएमआई विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल, जिस पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो एंड यू कैन इवन सेंड मी मैसेजेस। और मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/gateair1। इसके अलावा बेटा आप मुझे मैसेज, अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई बात करनी है तो कॉल कर सकते हो 7089047561। बिल्कुल ईएससी का कंप्लीट सिलेबस होगा, टेक प्लस नॉन टेक। और इसके अलावा आप जो है ना मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो SSG IIT से, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर देना ज़्यादातर बच्चों के साथ, ताकि सबको पूरा पावर सिस्टम पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू एवरीवन।